हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के इम्पॉर्टेंट वीडियो। जैसा आप सभी को मालूम ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में सॉल्यूशन किसका बोलो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 2 मार्क्स 5 मार्क्स केमिस्ट्री का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने करा रखा है जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर 3 तक करा रखा है। अभी हम लोग 2 चैप्टर है, आज हम लोग ख़त्म करेंगे, कहानी आज समाप्त। फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा, बायो कल परसों में यानी आपके 1 तारीख तक कंप्लीट बायो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका भी मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ना जो भी न्यू वीडियोस आए तुम तक पहले पहुँचे। ये तुम्हारा काम है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ताकि आपका 1 लाइक और प्यारा प्यारा कमेंट कर सकते हो। आज हम लोग का केमिस्ट्री ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और अभी से बहुत लोग बोलने लगे SST यार रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, अभी ख़त्म तो होने दो, एक पे एक धर दे तो फिर मैं उस पर चला जाऊंगा, फिर इधर नहीं आ पाऊंगा। तो मुझे जो मैं जो काम कर रहा हूँ उसको करने दो, फिर वो भी आ जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव SST का ऑब्जेक्टिव पूरा रखा हुआ है SCRT में, ठीक है। साइंस का भी ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कराया हुआ है, सब्जेक्टिव था, ये भी आज ख़त्म हो जाएगा। अब फिर SST पे आएंगे, फिर लास्ट में हम लोग 15 दिन ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव इधर 10 जनवरी से पहले सब्जेक्टिव का खेला ख़त्म करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। हाँ, स्टार्ट बिल्कुल किया जाए। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 तक हम लोग यहाँ से लेके ये सब सारा ऑलरेडी कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था कर रखा है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखो मैं कुछ फ्लो चार्ट या फिर कुछ चार्ट लेके आ गया हूँ, खाने के लिए नहीं बल्कि तुमको स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि ये जो चार्ट है तुम इसको सुबह शाम इसका टेस्ट करो, इसको देखो, खाओ, परखो, क्योंकि ये एग्जाम नहीं देगा काम। पहला क्वेश्चन आपका कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, ये आपसे पूछा है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड दैट अकर व्हेन एटम शेयर करता है इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्प एटम किसको करता है? हेल्प करता है एटम को, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करे बाय फिलिंग देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन 2 नंबर में आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ क्या होता है, ठीक है। आंसर लिखने का तरीका मैं साथ साथ थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आंसर सिंपल सा कैसे लिखना है। आंसर यहाँ पे आपको सिंपल से ANSWER आंसर तो लिखना है। कैपिटल में पूरा मत लिख देगा, फर्स्ट कैपिटल बाद बाकी स्मॉल। ये वाला टेक्स्ट ना थोड़ा सा बड़ा लिखेगा, जो आप नॉर्मली यहाँ पे लिखेगा। आंसर 1। फिर यहाँ पे आपको सब हेडिंग बना के लिख देना है क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद उसके एक लाइन छोड़ के या उसी लाइन के नीचे यहाँ से आप इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, खत्म। यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। और इसमें क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, अगर आपने ब्लू में लिखा है तो ब्लैक पेन से हल्का से लास्ट में कंप्लीट करने के बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कोई इंपॉर्टेंट टैग जिसको बोल सकते हैं, उस पर आप क्या कर सकते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। स्टेबिलिटी गेन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। जहाँ लगे आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जामिनर ये चीज़ खोजता है, हाँ ये आंसर में है तो आंसर नंबर दे दो। तो ये सब पॉइंट को तुम्हें थोड़ा बहुत नीचे से अंडरलाइन कर देना है, बस तुम्हारा नंबर 2 नंबर फिक्स है, ठीक है, खत्म। और ये तुम्हारा कुछ कंपाउंड है, इसको मैं तुम्हें एक बात ये बोलना चाहूँगा, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? क्योंकि ये एसिटिक एसिड फार्मूला पूछ लेता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बता दो, इथेनॉल का फार्मूला बता दो, मीथेन का फार्मूला बता दो, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बहुत याद किसका रख सकते हो, किसका सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज़्यादा लो होता है, तो इसको थोड़ा बहुत तुम ख्याल रख सकते हो। कंपटीशन वाला एग्जाम में अगर तैयारी करते हो तुम, कोई 11th के लिए 10th के बाद, ठीक है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन फिर भी अभी तुम थोड़ा सा याद करके रख लो, लेकिन इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तुम फार्मूला याद रखना। तुम्हारे बोर्ड में फार्मूला से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये तुम एक बार तुम फार्मूला के लिए ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसको ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा इसमें से कौन सा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। 3 चीज़ दिखेगा, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन, ठीक है। तो देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है।
अगर डिफाइन करने देगा एलोट्रॉफ्स बताइए और एलोट्रॉफ्स में क्या क्या था वो भी बताइए, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख देना होगा। ठीक है, आ जाते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा मैं इसको कम करो। देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है, द फिनोमिना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट करता है टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसको क्या बोलता है एलोट्रॉप्स। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा, उसका स्टेट मोर जो फिजिकल स्टेट होता है वो डिफरेंट होता है, टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेटिस। ये अपने स्टेट्स है किसका, हम लोग कर रहे हैं डेफिनेशन। एलोट्रॉप्स अगर बोले तो सिंपल से आपको ये दिखना है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में क्या क्या आता है, उसमें 3 आता है। सबसे पहले डायमंड, डायमंड आपको मालूम है क्या होता है, डायमंड का चोरी नहीं होता, वो तो होता ही है। आगे क्या है डायमंड, डायमंड इन दिस कार्बन an atom bonded with 4 other atom of carbon forming a 3-dimension objective question कि डायमंड का क्या बोलते हैं यार, कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस, एक और ऑब्जेक्टिव, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, तुम बोलोगे मेरा दिल, नहीं यार ये अपना डायमंड। ठीक है, सब्सटेंस है जो हम लोग इसका इस्तेमाल, इसको पता है ड्रिल के लिए इस्तेमाल कर, ड्रिल रॉक कटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, बहुत काम का चीज़ है ये डायमंड, है ना। ठीक है, तो ये अपना डायमंड, फिर अपना क्या था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको मालूम है ये क्या होता है, क्या होता है, अपने मेटल और नॉन मेटल में पढ़ा है ना इसके बारे में। हाँ ठीक है, इन दिस ईच कार्बन एटम बॉन्डेड 3 अदर कार्बन एटम, दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। और किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी वाड़ी में आपने देखा होगा ऑयल वॉयल लगाते हैं ना, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। बकमिस्टर फ्लोरीन क्या होता है, एक इट इज़ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये क्या होता है 60 कार्बन ज्वाइंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, एक स्पेरिकल मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, इट इज़ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 3 चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लो। वैसे तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, और अगर किसी ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, इतना भी करके रखो तो तुमको समझ में आ जाएगा हाँ मामला क्या हो रहा है। अब आते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ सच टाइप लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखना है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट। कैटिनेशन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखना। उसी के आस पड़ोस में अपना ये टेट्रावैलेंट नेचर होता है, तो इसको हो सकता है पूछ ले। तो कैटिनेशन क्या होता है, एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होता है। एन एलिमेंट मेनली कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेंज बनाता है, ब्रांच बनाता है, रिंग बनाता है डिफरेंट साइजेस का, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्यों होता है, क्योंकि इसका पास क्या होता है, इज द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, इसके कारण होता है। इसका क्या होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच। ठीक है, टेट्रावैलेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो कार्बन एक होता है ट्राई, एक होता है ट्राई मतलब 3। ठीक है, टेट्रा बोले तो 4। कार्बन के पास कितना वैलेंसी है, 4। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, बता देना। ठीक है, इट इज कैपेबल है ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और सम अदर क्या होता है हेटर विथ सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल और ट्रिपल। ठीक है, ये अपना टेट्रावैलेंट का क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ। टेट्रावैलेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, सिंपल सा पूछता है। हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। एरोमेटिक का एग्जाम्पल याद रखना, तुमसे पूछ लेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या होता है, बेंजीन। कभी कभी बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, याद रख लेना क्योंकि पूछ लेता है। अब देखो ये जो 3 भाई हैं, इन भाई को तुम भूल ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ ले। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आपका ये अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, कोई भी वाई की उठा लो, अगर तुमने ये 3 का इसमें से किसी एक ना एक का जनरल फॉर्मूला देना ही देना है, एकदम फिक्स है। ये जो क्वेश्चन है ये तीनों में से किसी एक का ना फिक्स है, तो तुम इसको याद रखना, तुम्हारा ज़रूरी है, तो तुम इसको याद रख लेना, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए भी, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट ही लेके आऊँगा, तुम इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलो आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अच्छा क्वेश्चन है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेर। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है।
और उसका प्रॉपर्टीज़ भी, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसमें क्या होता है, नाम से पता चल जाएगा, कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट कहाँ होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब आते हैं देखो फंक्शनल ग्रुप से एक आध क्वेश्चन तो फिक्स है, एक दो क्वेश्चन फिक्स ही है, ठीक है, आपने PYQ कर रखा है। और देखो मैंने ऑलरेडी मॉडल सेट PYQ बहुत तो नहीं बल्कि 4-5 साल 6 साल का वीडियो अपलोडेड है, जाके देख सकते हो, 4 साल 5 साल का सेट अपलोडेड है ना। कहाँ पे, प्लेलिस्ट जाओगे वहाँ पे साइंस PYQ एंड मॉडल सेट नाम का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाके चेक करो, वहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन करा रखा है, ठीक है। एन एटम और ग्रुप एटम ऑफ एटम प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में और लार्जली डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। वैसे तुमको फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। लेकिन तुमसे क्या पूछेगा, फंक्शनल ग्रुप पूछेगा, कब पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं जाना चाहिए, तो ये तुम क्या करो, सिंपल सा एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लो, या तुम्हारे पास होगा ही NCERT में। वैसे मैं ना हमेशा बोलता हूँ NCERT का यहाँ पे चल जाना, वहाँ पे तुमको ये चीज़ मिल जाएगा, तो मैंने लेके ही आ गया, क्या तुमको थोड़ा सा मेहनत कम ही करवा दूँ, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पूछ लेता है अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप फार्मूला क्या होता है बता दो, तो तुमको देख के पहचानना होता है इसमें से कौन सा अल्कोहल है, कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है। तो मैं सोचा लेके आ जाता हूँ, तब तुम लोग को टेंशन ना हो। तो तुम ये वाला चार्ट याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारा सुबह सवेरे का चार्ट है, एक बार हफ्ता में अंदर 5 दिन 2 दिन के अंदर इसको देखते रहना, ऐसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद होना चाहिए, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या होता है। वैसे आपने PYQ का मैंने जब सॉल्यूशन कराया था तो उसमें ये सॉल्यूशन था, क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम उसको याद रख लेना, ठीक है। सोप और डिफरेंस बोले तो कुछ इसी तरीके से लिखना है। अगर मान लो डिफरेंस ना पूछे तो क्या करना है, तो तुम पॉइंट वाइज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी उसको अच्छा लगेगा। ये कर नहीं करेगा, सिंपल सा देखेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट खत्म कहानी, ठीक है। आते हैं आगे, सोप और डिटर्जेंट की बात करें, देयर आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। डिटर्जेंट में क्या होता है, देयर आर क्या होता है, दीज आर, ठीक है, अमोनियम एंड क्या होता है, सल्फोनेट साल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, ठीक है। कुछ कुछ बात ही याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब जैसे देयर आर, ये सब थोड़ा ना याद रखोगे, क्या क्या रहता है वो याद रख लेना। लॉन्ग चेन होता है, ये भी लॉन्ग चेन होता है, ठीक है। आयोनिक पार्ट ऑफ द सोप इज COONA, और यहाँ पे आपका आयोनिक पार्ट डिटर्जेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, ये याद कर लेना। और ये किसके लिए होता है, एफिशिएंसी डिक्रीज किसका, हार्ड वाटर के लिए, ये अनइफेक्टेड होता है हार्ड वाटर के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल हो गया। उसके बाद आते हैं आगे, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट वाला, कि ये बायोडिग्रेडेबल है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं, ये डिफरेंस लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया, आगे बढ़े, ठीक। अब जो नेक्स्ट है आपका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सब्सटेंस विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल या अल्कोहल, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, याद रख लेना। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, एंटीसेप्टिक में इस्तेमाल करते हैं, एंटी फ्रीजिंग में, ऑटोमोबाइल्स में। इथेनोइक एसिड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब 5 से 8% ऑफ इथेनोइक एसिड वाटर, इसको उसको विनेगर बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट प्योर इथेनोइक एसिड का कितना होता है, 290, आपको इतना याद नहीं रखना है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला किस नाम से जानते हैं, इतना ज़रूर याद रखना है, ठीक है। चलो फ्रीज, इसका इट ऑफ्टन फ्रीज इन कोल्ड क्लाइमेट, ऑल्सो नेम्ड, इसका कहते हैं ग्लाइसिलिक एसिड भी नाम बोलते हैं इसको, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये भी थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, कि ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है, मिसिबल विथ वाटर, ऑल प्रोपोर्शन होता है, और ये टर्न करता है ब्लू से रेड। अगर कोई चीज़ अगर ब्लू से रेड हो रहा है मतलब क्या, एसिड हो रहा है, तो वही तो है, नाम तो है, इसीलिए तो है इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये अपना एस्टरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। रिएक्शन ऑफ किसका, इथेनोइक एसिड विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम हमने कल समझाया था आपको, ठीक है।
और क्या देता है, स्वीट स्मेल देता है सब्सटेंस में, उसको बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपको शायद देखने को मिल जाए ना, तो तुम इसको याद रख लेना और तुम इसका ये बना देना, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, इथेनॉल का फॉर्मूला, ठीक है, इथेनोइक या ईस्टर का फॉर्मूला पूछ दे तो इस तरीके से तुम इसको बनाना। इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसका इस्तेमाल क्या होता है, परफ्यूम बनाने के लिए। आप लोग जो लगाते हैं ना, इंडिया में क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग किससे करते हैं, परफ्यूम के लिए बनाने के लिए, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। उसी से मिलता जुलता ये भी इंपॉर्टेंट है, सोपनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव क्या देता है, अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सोप में, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सोपनिफिकेशन। नाम से मिलता जुलता, तो हम लोग पढ़ेंगे भी ऐसे, जो आसपास के पड़ोसी के भी लेके चले। अगर इसको नहीं पूछा तो हो सकता है इसको पूछ ले, इसको पूछ नहीं पूछा तो इसको पूछ ले। वैसे 2 सिटिंग में एग्जाम होने वाला है, हो सकता है फर्स्ट सिटिंग में ये आ जाए, सेकंड सिटिंग में ये आ जाए, कैसे भी पूछ सकता है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका वो तुम इक्वेशन वगैरह लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे अगर ये 2 चीज़ का तो तुम ले सकते हो, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। और जो लोग को PDF चाहिए थोड़ा सा वेट करो, मैं शायद आगे कुछ बोलूँ अगर मुझे याद रहा तो, है ना। सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट का लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जिसको हम लोग सोप बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला होता है। वही डिटर्जेंट अमोनियम एंड सल्फेट साल्ट का ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, उसको बोलते हैं डिटर्जेंट। 2 वर्ड में लिखा हुआ तो इतना शॉर्ट नहीं लिखना आपको, ठीक है, भले 2 नंबर क्यों ना पूछ दें, लेकिन आपको अगर सोप और डिटर्जेंट का बोले तो इसी तरीके से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके लिख दीजिएगा। अगर सिर्फ सोप का पूछता है जनरली दोनों का एक के साथ है, डिफरेंस बता दो सोप और डिटर्जेंट में, ठीक है, तो वो याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद और कुछ है क्या, हाँ देख लेते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सॉफ्ट रीडली इज कॉल्ड, उसका हार्ड वाटर। जो प्रोड्यूस कर देता है लेदर उसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स, सल्फेट, साल्ट एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम। वैसे कोई चीज़ का काम नहीं है मैग्नीशियम, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, पता नहीं इसका क्यों ऐड कर लिया मैंने। उसके बाद आते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तुमने वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड यहाँ पढ़ा ना आगे इधर कहीं, हाँ ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो ये तुमको हो सकता है पूछ ले, तो पूछने के बाद तुमको क्या बनाना है, सिंपल सब बता देना, जनरल फॉर्मूला सब, ठीक है, इथेन इथीन इस सब का। देखो सैचुरेटेड कंपाउंड, थोड़ा सा जूम कर लो, हाँ, कंपाउंड ऑफ कार्बन विच हैव सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। कार्बन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अरे अल्केन तो ANE लास्ट में तुमको दिखा, तो क्या है, ये सिंगल है, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो कंपाउंड ऑफ कार्बन विच कंटेन मोर 1 और मोर डबल या ट्रिपल बिटवीन कार्बन बॉन्ड, उसमें 2 से ज़्यादा होता है, ट्रिपल होता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे ब्यूटीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, ठीक है, अल्कीन, अल्कीन, वो जो था ना अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ये तीनों है ना, उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 मिनट तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो अनसैचुरेटेड में 2 है, अल्कीन और अल्काइन, और अपना हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ अल्केन है, ठीक है। तो ANE यहाँ दिख रहा है, या ENE दिख रहा है, यहाँ पे YNE दिख रहा है, तो तुम इसको याद रखना। एरोमेटिक में एग्जाम्पल पूछ लेगा, बेंजीन का सबसे ज़्यादा पूछेगा, बेंजीन का फॉर्मूला बोल दो C6H6, ठीक है, ये पूछ देगा, ठीक। चलो आगे बढ़े। अब ये 2 पॉइंट तुम्हारा NCERT खोलते ही तुमको NCERT में ये 2 लाइन मिल जाएगा जो ऑब्जेक्टिव में है इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा। एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03%, एज इट इज डाटा उठा के दे देगा। अर्थ क्रस्ट में कितना, 0.02%, ठीक है। मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया था, मेरे टाइम पे बात करो तो 1 पन्ना में, तो ये 2 पॉइंट लिखा था, तो मैंने और तुम्हारा यहाँ पे लिख दिया ताकि ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो तुमसे ना छूटे, ठीक है। चलो क्लियर। यहाँ पे भी तुमको अब यहाँ अल्कीन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, लास्ट में क्या ऐड करते हैं वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर 1 है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, ऐसे करके आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 तक याद करना, लेकिन इतना काम नहीं देगा। अगर आप 10th के बाद 11th में साइंस रखते हैं, ठीक है, तब ये सबसे ज़िंदगी
गुजर बसर इस सबसे मुलाकात होते रहेगा, बहुत मुलाकात होगा, खुद परेशान हो जाइएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मिथ इथ प्रॉप प्यूट पेंट तक 5 तक चलता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेक्स तक आता है, बाद बाकी आपको 11 12 में काम देगा, ठीक है। वो उसमें भी 10 तक ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जनरल फार्मूला, इसका मैं चाह रहा आपका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बहुत, हर बार पूछ लेता है जनरल फार्मूला, तो तुम इसको कंफ्यूज मत होना, तुम इसको याद रख लेना, है ना। चलो एक लास्ट आता है, स्कम क्या होता है, द इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म बाय सोप मॉलिक्यूल व्हेन दे रिएक्ट विद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ठीक है। ड्यू टू दिस अ लॉट ऑफ सोप गेट वेस्टेड एंड क्लीनिंग एक्शन गेट रिड्यूस अ लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। तो स्कम का डेफिनेशन तुम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ ले। अब आते हैं लास्ट हमारा 20 मिनट में कंप्लीट हुआ एक चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में ये जो डिब्बा वाला दिख रहा है ना, ये सब 1 नंबर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है लास्ट आपका है क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और एक बात कि CBSE ने ये चैप्टर डिलीट किया, लेकिन आपका बिहार बोर्ड कोई रहम नहीं फरमाया है आप लोग पे, आप लोग को कंप्लीट पढ़ना है। अब देखो कितना रहम चाहिए यार, तुमको 80 में से तुमको 40 बनाना पड़ रहा है, अगर उसमें भी घटा दे तो कहाँ से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, बोलो ना। LKG का क्वेश्चन लाके बना देगा क्या, नहीं ना। अब फिर भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि जब CBSE का घटा है, बिहार बोर्ड का हटना चाहिए, इतना छूट है यार, इतना इजी क्वेश्चन आता है, उसमें भी तुम और कितना डिस्काउंट कराओगे, हद होता है ना। तो तुमको अगर तुमने आधा भी सिलेबस कर रखा है तो उसमें भी तुमसे बन जाएगा, लेकिन तुमको हर एक एंगल से तुमको सब सब्जेक्ट का आना चाहिए, जो भी चैप्टर तुमने रेडी करके रखा है, तो उससे भी काम हो जाएगा। डोबेनियट्राइट्स के बारे में पढ़ा है, अपने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेशन पे ध्यान रखना है, और एक वही कितना ग्रुप होता है, कितना वर्टिकल कॉलम होता है, ये क्वेश्चन बार बार। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे, बहुत लोग आए थे, ठीक है, किनका गलत हुआ किनका सही हुआ, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। डोबेनियट्राइट्स क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डोबेनियट्राइट किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी, एटॉमिक मास के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम क्या है ये बोलो एक बार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक, चलो आगे बढ़े, हाँ बढ़ते हैं आगे। और अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट को अरेंज किया गया था किसके, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस देयर ऑफ द 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, 3 एलिमेंट का जो वो क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज था। एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट वो क्या था, इक्वल था, एवरेज था, मतलब कि दोनों को जो एक देखो सिंपल सा 3 एलिमेंट लिया, ये दोनों को जोड़ा, इसका एवरेज निकाला, अप्रॉक्स इसके बराबर आ गया, इतना ही था इस लॉ में, ठीक है, डोमिनियर। लेकिन इसका क्या लिमिटेशन था, ज़्यादा देर ये टिका नहीं, क्योंकि देखो लिमिटेशन क्या था, इट फेल टू अरेंज ऑल नोन, जो भी नोन एलिमेंट थे, तभी जितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ था उतना तक वो वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इसका मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अपना ट्राइट दिए थे, डोबेनियट्राइट, ठीक है। एटॉमिक मासेस पे बेसिस पे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा, ठीक है, एवरेज पे रखा, ठीक है, सिमिलर एटॉमिक मासेस मिडिल एलिमेंट, और जो लास्ट वाला था ये दोनों को जोड़ के जो बीच वाला एलिमेंट का एवरेज निकाल के उन्होंने बताया, लेकिन ये इनका फेल कर गया। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका मेंडलीव, भैया से थोड़ा मिल लीजिए, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए थे, इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा सिंगर थे हमारे ये अंकल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट को प्लेस का ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट वो रिपीट करता है, जैसे सा रे गामा वापस से रिपीट करता है, उसी तरीके से इनका लिमिटेशन क्या था, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि आपसे पूछ लेगा कि लॉ ऑफ ऑक्टेव का लिमिटेशन बता दो, तो आपको बताना पड़ेगा, या फिर बोल दे कि एक तो लॉ ऑफ ऑक्टेव बता दो, 2 नंबर पूछ लेगा, या फिर साथ में कुछ बोल देगा लिमिटेशन भी बता दो, तो तुमको बताना पड़ेगा, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज कहाँ तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक, ठीक है, लाइट फॉर ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट के लिए, ठीक है। न्यूलैंड एडजस्ट किया था 2 एलिमेंट इन सेम स्लॉट में, ठीक है, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज था, फिर भी एक ही जगह रख दिया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि 56 एलिमेंट ही है, आगे नहीं होने वाला है कोई दूसरा, फ्यूचर में जो एलिमेंट है वो डिस्कवर नहीं होने वाला है। तो आपसे एक बहुत 10 करोड़ का नहीं बल्कि 1 नंबर का आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अभी कितने नॉन एलिमेंट है आपके बुक में, ठीक है, कितने नॉन एलिमेंट है जिसको हम लोग अभी जान रहे हैं, ठीक है, आपके बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिमिटेशन में कि अपना जो ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इनके अनुसार
कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करता था 56, ठीक है। कहाँ तक चला, कैल्शियम तक, ये भी पूछ लेता है। तो तुमको हर तरीके से सामना करना पड़ेगा। तो और उम्मीद करते हैं 2 नंबर और मैं पूछ ले तो अब तुमसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल वगैरह नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उन्हें। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो ये किस पे रखा, फिजिकल, बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑन देयर एटॉमिक मासेस के, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट किसका था, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू किसके, मेंडलीव, ठीक है। क्या क्या मेरिट था, देखो उन्होंने क्या रखा, उन्होंने वेकेंट प्लेस, खाली जगह रखा पीरियोडिक टेबल में, वो क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टिव यानी हाँ एक ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि लॉ ऑफ ऑक्टिव किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया, ठीक है। या न्यूलैंड ने कौन सा लॉ दिया, ये भी पूछ लेता है। तो तुमको किसी भी तरीके पूछ सकता है, जिस तरीके से अपना लॉ ऑफ ऑक्टिव बोलता है कि इनका जो साइंटिस्ट है न्यूलैंड, उन्होंने बोला 56 है, आगे कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन अपना मेंडलीव जो है उन्होंने बोला नहीं आगे आएंगे, इसलिए उनके लिए क्या, उनको आइडिया था कि डिस्कवर होगा, इसलिए उन्हें खाली जगह रख दिया, इक्का बोरॉन, इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन, ठीक है। ये एलिमेंट का नाम याद रख लेना, पूछ लेता है क्या क्या खाली रखा था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट किया था कि सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट ऑन द बेसिस पोजीशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक, उनको था कि कोई अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है वहाँ पे उसके लिए खाली जगह रख दिया था, ठीक है। It is useful correcting the doubtful atomic masses of some element. Noble gases could not accumulated in Mendeleev periodic table without disturbing the periodic table after discovery. ठीक है, लिमिटेशन इनका भी फेलियर हो गया, लेकिन इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का फिक्स पोजीशन नहीं बता पाया, इसी कारण से ठीक है इनका खत्म हो गया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था, और ये कि आइसोटॉप्स का पोजीशन, नो प्लेस ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है, आइसोटॉप्स को नहीं दे पाते, नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया था, ये भी एग्जांपल आपसे पूछ लेता मतलब क्वेश्चन, तो हेनरी मोस्ले 1913, डेट याद रखो ना रखो, लेकिन एसएसटी का डेट याद रख लेना है ना, बुक में जितने भी डेट शीट है एसएसटी का वो तुमको याद होना चाहिए। सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है। इंपॉर्टेंट बात ये है, आपसे पूछा जाता है कितना वर्टिकल कॉलम है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछ लेता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है और 7 हॉरिजॉन्टल क्या है रो है, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, वैलेंसी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा 1 से लेके 8 एलिमेंट तक प्रेजेंट में, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे कहाँ से, पीरियड से, नंबर ऑफ रिमेन जो सेम रहेगा। ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप किसको बोलते हैं, ग्रुप द वर्टिकल कॉलम इन मेंडलीव एज वेल एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप, ठीक है। पीरियड के उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसको कहते हैं पीरियड, ठीक है। उसके बाद 18, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में हर बार बहुत बार पूछा जाता है, तुम इसको याद ही रख लो, ठीक है। 7 आपका 7 क्या है, 7 पीरियड होता है और 18 वर्टिकल कॉलम होता है, जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। चलो 18 ग्रुप 7 वर्टिकल कॉलम, ठीक है, मतलब 7 पीरियड होता है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की बात करें तो मेंडलीव के बारे हम लोगों ने ऑलरेडी शायद ऊपर कर रखा, वापस से फिर से आ गया, ठीक है। फिर से एक बार फिर से देख ही लिया जाए, जब आ गया तो it states that the properties of element are the periodic function and the atomic masses, it mean properties of element depend करता है atomic masses पे of the and the element given position in the periodic table on the basis of increasing atomic masses, ठीक है। ये याद करने से अच्छा मैं आगे कुछ लेके आया हूँ तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, वो आगे ही है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछ लेगा, आपको बता दो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो देखो दोनों में डिफरेंट क्या था, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा। एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट मेंडलीव में, लेकिन मॉडर्न में क्या था, एटॉमिक नंबर पे था, ठीक है। यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम था, ठीक है, 8 वर्टिकल कॉलम था और यहाँ 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप, पर यहाँ था 18 वर्टिकल कॉलम और 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप, ठीक है। तभी हम लोग कितना ओरिजिनली 63 एलिमेंट ओरिजिनली प्लेस इन द टेबल, और अभी कितना प्रेजेंट में 118 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, एक पेज छूटा हुआ मानता हूँ, दिखा रहा हूँ, सब्र कर लो, ठीक है। नोबल गैस
को सेपरेट। वाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस इन अ सेपरेट ग्रुप? नोबल गैस केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है, देयरफॉर देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, इनर्ट बिहेवियर एंड सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए क्या क्या इसको थोड़ा सा सेपरेट किया, दे आर जस्टिफाइड टू बी प्लेस इन अ सेपरेट ग्रुप। कहाँ का क्वेश्चन है? एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के अंदर से ही है, ठीक है। वैलेंसी किसको बोलते हैं? वैलेंसी, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किसमें? आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट पर्टिकुलर ग्रुप सेम होता है। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट पीरियड फर्स्ट इंक्रीज करता है 1 to 4, फिर क्या करता है? डिक्रीज करता है 0 में। एटॉमिक साइज क्या होता है? साइज, एटॉमिक साइज रेफर करता है रेडियस ऑफ एटम पे, ठीक है। चलो उसके बाद नॉन मेटालिक, मेटालिक में यहाँ पे आपको दो ही चीज़ देखना है। अगर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल एन एटम, उसको बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर का है बंदा। अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटालिक, ठीक है। चलो ये बात था, और इसी के साथ हमारा थैंक यू कहने का वक्त आ गया है। हमने शायद 1 से 1.5 घंटा में भी कम ही होगा, हमने पूरा केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है। और एक बात, जब तुम इतना मेहनत करके आ ही गए हो तो एक चीज़, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है बाय द वे, तो तुम क्या कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो, पढ़ो। तुमको सोच रहे हो कि इसी का PDF मिल जाता तो सुबह शाम देख लेते, अच्छा होता, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक देखा उनके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? PDF कहाँ मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब तक तुमने लिख ही लिया होगा, भाई आप पहले क्यों नहीं बताए? ठीक है, चीटिंग कर लिए थोड़ा सा आप लोग के साथ नहीं, लेकिन बहुत लोग ना वो PDF के नाम पे बस हाँ PDF मिल जाएगा तो खोल लेंगे कभी, लेकिन खोलते ही नहीं ज़िंदगी में। इसीलिए मैं ये लास्ट में हमेशा बोलता हूँ, लास्ट में एकदम ख़त्म होने के बाद आपको ये PDF कंप्लीट पूरा केमिस्ट्री का कंप्लीट PDF कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री नाम का फोल्डर मिल जाएगा, या फिर मैं ही बता दूंगा, लेकिन अभी सोचे अभी जाके देख लूँगा वो नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर दूँगा वीडियो, मतलब ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट कुछ देर में, ठीक है, कुछ देर बाद एक फोल्डर बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। लेकिन मैं कर दूँगा, तुम लोग चेकआउट कर लेना। वैसे तो जो लोग इतना देर तक देखते हुए आ गए वो लोग तो टिक कर ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं दे दूँगा, तुम लोग को मिल जाएगा। मैं टाइम बता देता हूँ ना, 30 दिसंबर को, ठीक है, 30 दिसंबर को आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आप जाके चेक कर लेना, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक रहता है, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या कर सकते हो? चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में शेयर वगैरह करते रहना, क्योंकि अच्छा काम है। देखो ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो कितना पेजेस का है? पेजेस 31 पेजेस में पूरा केमिस्ट्री है आपका, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बहुत सारा पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको टिक लगा दिए, ये सबको पढ़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप इसके आसपास जिसको भी ले सकते हैं, आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको भी लीजिए, ऐसा नहीं कि आपका जो लिए हैं वो गलत है, ऐसा नहीं। जो आपका जो भी नोट्स में उसको भी याद कीजिए, इसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा, जैसे कोई स्पेशल पर्सन होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं लाइफ में, उसी तरीके से, है ना, फैमिली की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और कुछ नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।